चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स जो है हमने स्टार्ट किया था, तो इसकी थ्योरी सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक भी दूंगा, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी सारी आपको मिल जाएगी। तो जो लेक्चर्स हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है मल्टीपल चॉइस जो है, यानी एमसीक्यू जो है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू जो हैं चैप्टर नंबर 3 के, उनको आज हमने करना है। तो एमसीक्यूज को करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका फ़ायदा ये आपको होगा कि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपको जो है वो कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। तो मल्टीपल जो चॉइस है, एमसीक्यूज़ है, इनको करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज जो हम एमसीक्यूज़ के बारे में बताने जा रहे हैं इससे आपका कोई भी किसी भी टाइप का एमसीक्यूज़ कभी भी गलत नहीं होगा। आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, आपके एनुअल एग्जाम हो रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई टेस्ट हो रहा है, तो उस टेस्ट में मैं एमसीक्यूज़ को हल करने का आपको ट्रिक बताऊंगा, यानी एक ऐसा ट्रिक जिससे आपका कोई भी एमसीक्यूज़ रॉन्ग नहीं होगा। और दूसरी की बात है, अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता, यानी आपको लग रहा है कि इस एमसीक्यूज़ का तो आंसर मुझे नहीं आ रहा, तो आपने उस पर किस तरह से आपने टिक करना है जिससे आपके चांसेस जो है वो उसके सही होने के एमसीक्यूज़ के वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस जो है एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ जो है उसमें उसने स्टेटमेंट ये दी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो किस सूरत में वैलिड होगा, किसकी एब्सेंस, गैर मौजूदगी में वैलिड होगा। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट किया था, अ बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी एक बॉडी अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को उस वक्त तक बरकरार रखती है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। जैसे ये बुक जो है ये ऐसे मैंने अपनी हथेली पर रख दी है, तो कब तक ये ऐसे पड़ी रहेगी, जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी सदियों तक। इसी तरह से अगर कोई गाड़ी हमारे पास है वो मूव कर रही है, तो ये गाड़ी कब तक मूव करती रहेगी, ये गाड़ी तब तक मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। जैसे ही नेट फोर्स अमल करेगी तो इस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये गाड़ी को रोका जा सकता है। तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में स्टेट करता है कि अ बॉडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ये स्टेटमेंट थी उसकी। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो 4 एमसीक्यूज के जो चॉइस उसने हमारे पास दी है पहले की, एक उसने पहले में कहा ए ऑप्शन उसने कहा फोर्स, बी उसने कहा नेट फोर्स, सी उसने कहा कि फ्रिक्शन है, डी उसने कहा मोमेंटम है। तो अभी मैंने बोला कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टेट करता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, ये स्टेट करता है अ बॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब इस सही आंसर जो है वो इसका बी है, जो कि नेट फोर्स है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, कहते हैं इनर्शिया डिपेंड upon, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया मैंने जब ये टॉपिक आपको करवाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा ताकि आप इनर्शिया को अच्छी तरह से समझ सको। इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी थी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यानी ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब इनर्शिया डिपेंड करेगा मैस पे, यानी ये भी आपको बताया था कि अगर मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मैस कम है तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। यानी आई फॉर इनर्शिया है, इनर्शिया कब बढ़ेगा, जब मैस बढ़ेगा। ग्रेटर मैस ग्रेटर इनर्शिया, स्मॉलर मैस होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया किस पे इंहिसार करता है, इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मैस पे। तो इसके एमसीक्यूज हम देख लेते हैं कौन कौन से उसने दिए हैं। तो इनर्शिया डिपेंड upon फोर्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन उसने कहा नेट फोर्स है, सी ऑप्शन उसने कहा कि मैस है, डी ऑप्शन उसने कहा वेलोसिटी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बेस्ट आंसर क्या है कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस। सो इनर्शिया अगर मैस पे डिपेंड करता है तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, जो कि मैस है।
थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है कि अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, एक बॉय है जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस करता है, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अब उसका खतरा क्या है कि किस तरफ को वो गिर सकता है, उसके गिरने के चांसेस जो डेंजर हो सकते हैं, उसके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, वो आपने बताना है कि किस तरफ हो सकता है। तो इसने एमसीक्यूज में हमारे पास जो चॉइस दी है वो ये दी है कि ए ऑप्शन उसने कहा टुवर्ड्स द मूविंग बस है, बी ऑप्शन में उसने कहा है कि अवे फ्रॉम द बस है, सी ऑप्शन में उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डी ऑप्शन में उसने कहा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई गाड़ी है, बस है, कार है, जो भी है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए उसने कहा द जंप्स आउट, द बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, यानी मूविंग बस से एक ये ऐसे बस जा रही है तो इससे वो जंप करता है, यानी बाहर की तरफ ऐसे ये बस जा रही है तो बाहर की तरफ से जंप करता है, इसमें से बाहर की तरफ आता है। तो जब ये जंप करेगा तो पहला ऑप्शन उसने कहा टुवर्ड द मूविंग बस। अब जब बंदे ने जंप करना तो टुवर्ड द तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं आएगा। बी ऑप्शन में उसने कहा अवे फ्रॉम द बस, यानी अवे फ्रॉम द बस, अगर वो इस तरह से यहां से छलांग लगाता है अवे फ्रॉम द बस के बस से दूर गिरता है तो ये उसके लिए कोई खतरे का बायस नहीं होगा। सी ऑप्शन में कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी आदमी जो है वो इधर से छलांग मारता है, इधर को जा रहा है, आगे को जा रहा है, तो अब हो सकता है वो बस से टकरा जाए या बस उससे टकरा जाए। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ये हमारा बेस्ट चॉइस होगा। तो आप डी ऑप्शन में उसने कहा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये नहीं आएगा, इसका सी ऑप्शन ही इसका सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सी ऑप्शन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका सही आंसर है। यानी हम यहाँ पे एक गाड़ी बना के भी आपको दिखा देते हैं इस तरह से थोड़ी। ये हमारे पास गाड़ी है जी। अब इसके अंदर जो है कोई आदमी बैठे हुए हैं, तो जब छलांग लगाएगा ऐसे करके इधर को जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ बस में, तो हो सकता है बस इधर को आए, बस उससे टकरा जाए या वो आदमी इससे टकरा जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सी इसका बेस्ट चॉइस सी है, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होगा, और तो वो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए डेंजर होगा। एमसीक्यूज नंबर अब हम 4 करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 4 जो है इसमें कहा गया है कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी। अब देखें कि हमने जब टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपको बताया था कि एक हमारे पास वेट है, उसके साथ हमने हैंग किया था, तो वेट W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड था, टेंशन T आउटवर्ड डायरेक्शन में थी। यानी टेंशन जो है एक्ट एज अ पेयर के तौर पर, यानी पेयरिंग फोर्स के तौर पर ये एक्ट करती है। अब यहाँ पे उसने कहा कि अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। यानी एक स्ट्रिंग है उसको 2 इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो है 10 न्यूटन ईच है, उससे हमने उसको क्या किया है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो टेंशन कितनी होगी। ए ऑप्शन में उसने कहा कि 0, बी ऑप्शन में उसने कहा 5 न्यूटन, सी ऑप्शन में उसने कहा 10 न्यूटन, और डी ऑप्शन में उसने कहा 20 न्यूटन। तो ये एमसीक्यूज अक्सर औकात ये बहुत से लोग इस एमसीक्यूज को गलत कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब वो ये बात करता है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, तो वो कहता है 10 न्यूटन ईच जो है वो खींच रहा है, तो इधर भी उतनी फोर्स उधर भी उतनी फोर्स, तो नेट रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, 0। तो इसका ऑप्शन जो है वो 0 लगा लेते हैं। तो अक्सर गलत कर लेते हैं, एक ये गलती करते हैं, 5 न्यूटन तो नहीं आएगा इसका। और उसके बाद सी ऑप्शन इसका जो बेस्ट चॉइस है वो हमारे पास क्या सी ऑप्शन है। तो सी क्या है, 10 न्यूटन है। अब टेंशन देखें, जब हमने कह दिया था अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ईच, तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो टेंशन है एक्स एज अ पेयर के तौर पर एक्ट करती है, तो इसका मतलब टेंशन जो होगी थ्रू आउट स्ट्रिंग में वो कितनी होगी, हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो वो 10 न्यूटन ही रहेगी। तो इसलिए सी इसका ऑप्शन जो है वो सही है। 4 एमसीक्यूज का सही आंसर जो है वो सी है, जो कि 10 न्यूटन है। अब मैंने बताना था आपको कि डी ऑप्शन अक्सर लोग गलत ये लगा लेते हैं, डी ऑप्शन। तो वो क्या करते हैं, वो टेंशन का फार्मूला लगाते हैं जी, T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2
इंटू जी लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैसेज को आप इग्नोर कर दो, मैथ्स को इग्नोर कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई जी की 10 वैल्यू लगा के 20 न्यूटन लिख देते हैं। तो ये गलत है, ये आंसर इसका नहीं आएगा। इसका बेस्ट आंसर जो है मैंने आपको बताया कि सी ऑप्शन जो कि 10 न्यूटन है, क्योंकि टेंशन एक्स एज अ पेयर के तौर पर एक्ट करती है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 10 न्यूटन ही है। नंबर 5 जी, एमसीक्यूज नंबर 5 में कहता है द मास ऑफ अ बॉडी, ये मास ऑफ ए बॉडी जो होगा डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेट, क्या क्या मास जो होता है वो डिक्रीज होता है जब बॉडी एक्सेलरेट करती है, इंक्रीज होता है व्हेन एक्सेलरेट, जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो इंक्रीज होता है। सी ऑप्शन में कहता है डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी के साथ जब मूव करेगा तो क्या ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज सॉरी करेगा। और डी ऑप्शन में कहता है कि नन ऑफ द अबव। अब देखिए कि उसने कहा जो मास हमारे पास है उस पे द मास ऑफ द बॉडी वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या क्या होता है, तो इसका सही बेस्ट चॉइस जो है वो डी है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी हम जब माइक्रो लेवल पे इस चीज़ को देखेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं, तो वो उसका जब हम आम लाइफ में क्योंकि उन चीज़ों को नहीं देख रहे होते, यानी वो चीज़ें जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, तो उस केस में तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाले। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है, नन ऑफ द अबव। तो एमसीक्यूज नंबर अब हम 6 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 अटैच टू द एंड्स ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुलिंग सच दैट बोथ मूव वर्टिकली, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। अब उसने कहा कि दो मैसेज आपके पास हैं, उनको आपने जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जो है वो गुजार दिया है। यानी ये हमारे पास सपोज कर लें कि एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से उसने दो मैसेज हैं, एक को नाम उसने दिया है m1 का और एक को उसने नाम दिया है जी m2 का। अब दो मैसेज को उसने इसके ऊपर से पास आउट कर दिया है, तो अब उसने कहा इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन जब दोनों बॉडीज़ फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से वर्टिकली गुजारी जाती हैं तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, टॉपिक हमने किया था जब, तो उसमें आपको बताया भी था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख के बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमने कैसे फाइंड आउट किया था। तो इसमें एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और इंटू हमारे पास g थी। ये था जी उसकी वैल्यू हमने एक्सेलरेशन की निकाली। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए ऑप्शन में उसने कहा कि m1 क्रॉस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी है, बी में उसने कहा m1 माइनस, तो देखें अब इनके रिलेशन में उसने मल्टीप्लिकेशन लगा दी है। तो हमने देखा था कि जब फ्रैक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारते हैं दो ऑब्जेक्ट को तो मल्टीप्लिकेशन तो आती नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी ऑप्शन में उसने कहा कि m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी है, तो ये एमसीक्यूज हमारा सही है, यानी बी एमसीक्यूज इसका सही है। जो सी उसने दिया उसने ऊपर इसके प्लस लगाया हुआ है, नीचे माइनस किया हुआ है। डी ऑप्शन में उसने 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी लिखा हुआ, तो वो भी नहीं सही होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो बी है, जो कि m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी हमारे पास है। अब जी हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर जो कि 7 है। 7 एमसीक्यूज में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। आपने इनमें से बताना है कि कौन सा मोमेंटम का यूनिट है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में मोमेंटम की वीडियो जो चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में हमने आपको करवाई है, तो उसको आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको मोमेंटम समझ आ जाए कि मोमेंटम क्या था। तो बहरहाल मोमेंटम था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम होता था P इज इक्वल टू mv। अब इसका यूनिट उसने पूछा है, ए ऑप्शन उसने दिया कि न्यूटन मीटर है, बी ऑप्शन उसने कहा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सी ऑप्शन उसने कहा न्यूटन सेकंड है, डी ऑप्शन उसने कहा कि न्यूटन पर सेकंड है। तो इनमें से कौन सा सही होता है? तो इसके लिए पहले फार्मूले से हम यूनिट निकालते हैं। अब मास का यूनिट हमें पता है कि मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो मास का केजी है। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो इसलिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और सेकंड पे इसको डिवाइड भी कर देते हैं। सेकंड से मल्टीप्लाई किया और सेकंड पे डिवाइड कर दिया,
तो केजी आ गया और साथ में मीटर पर सेकंड आ गया, ये सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड बन गया, ये वाला सेकंड मैंने वैसे लिख दिया। तो इस तरह से ये बना हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में क्या आ गया हमारे पास सेकंड आ गया। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, आपको बताया था एफ इज इक्वल होता है एम ए। फोर्स को अगर हम न्यूटन में लेते हैं, मैस किलोग्राम में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में होगा, तो इस तरह से न्यूटन किसके बराबर आ गया, न्यूटन बराबर आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे न्यूटन और साथ में सेकंड। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि क्या है, न्यूटन सेकंड है। एमसीक्यूज नंबर जी 8 है, कहता है व्हेन हॉर्स पुल अ कार्ट, जब एक हॉर्स जो है वो पुल करता है अ कार्ट को, एक गाड़ी को खींचता है, द एक्शन इज ऑन द, तो एक्शन किस पे होगा, नंबर ए ऑप्शन उसने दिया है कि कार्ट पे, नंबर बी ऑप्शन उसने दिया अर्थ पे, नंबर सी ऑप्शन उसने दिया कि हॉर्स पे, नंबर डी ऑप्शन उसने दिया है अर्थ एंड कार्ट पे। तो उसने पूछा व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, जब एक कार्ट को घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है तो एक्शन उसने पूछा किस पे होगा। अब देखिए जब घोड़ा गाड़ी को खींचेगा तो घोड़े के पांव जमीन के साथ लग रहे हैं, तो जमीन को अपने पांव से पीछे को धकेलेगा, एक एक्शन वो हो गया। अब घोड़े की बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है वो कार्ट की है यानी गाड़ी की है, तो इसका मतलब गाड़ी को भी साथ ही खींचेगा उसी लम्हे। तो इसका मतलब एक्शन किस पे हुआ, एक्शन हुआ है अर्थ पे भी हुआ और कार्ट पे भी, और एज ए रिएक्शन वो गाड़ी क्या कर जाएगी, आगे को मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, जो कि अर्थ एंड कार्ट है। तो अर्थ यानी एक्शन इसका किस किस पे हुआ, एक्शन इसका होगा जी अर्थ एंड कार्ट पे, क्योंकि घोड़े ने अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ धकेला है और साथ में गाड़ी पे भी उसने साथ ही एक्शन लगाया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है, जो कि अर्थ एंड कार्ट है। तो ये सही ऑप्शन है। इसमें अक्सर लोग कह देते हैं कि जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं, हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो हम तब तो बात नहीं करते कि हम जी हमारे पाँव भी हैं और साथ में शूज़ जो है ये दोनों एक्शन कर रहे हैं। तो असल में तब हमारे साथ ऐसे गाड़ी नहीं होती कि जैसे घोड़े के पीछे गाड़ी लगाई हुई है, तो वो कार्ट जो गाड़ी हमने लगाई है तो घोड़ा उसको भी तो खींचता है, तो इसलिए घोड़े ने जब उसको खींचना है तो उसने एक्शन अर्थ पे और कार्ट दोनों पे करना है और एज ए रिएक्शन वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसलिए अर्थ एंड कार्ट इसका सही आंसर आएगा। नंबर 9 एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन द मेटल प्लेट्स, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन, इनमें से आपने बताना है कि किस मटेरियल्स से जो फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, जब इसको मेटल प्लेट के दरमियान पुश किया जाता है, तो एक तो कहता है कि वाटर, दूसरा उसने कहा फाइन मार्बल पाउडर, तीसरा उसने ऑप्शन दिया सी जो कि एयर है, और डी ऑप्शन उसने कहा कि ऑयल है। अब फ्रिक्शन की डिफाइन को हमने आपको बताया कि फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्रिक्शन को हमने डिफाइन किया था कि अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई जिसम मूव करता है तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगती है, जिसको हमने किसका नाम दिया था, जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया था। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए आपको बताया था मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखेगा। तो उसमें हमने बताया था मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को हम कम किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने आपको बताया था लुब्रिकेटिंग द ऑब्जेक्ट, जो है उनको ऑयल वगैरह लगा के हम को फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, उनको स्मूथ बना के, प्लेन बना के। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, जो कि क्या है जी, ऑयल है। तो डी इसका ऑप्शन जो है वो सही हुआ। तो इस तरह से हमारे आज एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के थे वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अब वो बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कही थी, आपको एमसीक्यूज को हल करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप एमसीक्यूज को सही कर सकते हो। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने जब भी कोई एमसीक्यूज आपने करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज की समझ नहीं आ रही कि एमसीक्यूज ये सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे अभी देखें कि हम कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में कब दाखिल हुआ, या कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में कब उसने जो है अपनी जो है वो मौजूदगी का पता लगाया। तो अब इसके लिए आपको ऑप्शन फॉर एग्जांपल आ गया जी। एक ऑप्शन उसने दे दिया जी 9098 दे दिया,
एक ऑप्शन उसने दे दिया जी 2000 दे दिया उसने, और एक ऑप्शन उसने दे दिया जी 2018 दे दिया है, और एक ऑप्शन उसने डी दे दिया है जी 2020। अब आपके माइंड में सबसे पहली बात क्या है? आपके माइंड में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि हम गौर करें ज़रा कि उस टाइम यानी तरीकाकार होता है ना एक सोचने का जाविया आपका होना चाहिए एक, वो ये है कि आप देखें 1998 में किसकी गवर्नमेंट थी? 1998 में जी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 90, और उसके बाद 2000 में किसकी गवर्नमेंट थी? परवेज मुशर्रफ की थी, और उसके बाद 2018 जो था इसमें किसकी गवर्नमेंट थी? तो इसमें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी फॉर एग्जांपल। अब 2020 आ गया, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि 2020 जो है इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ही कोरोना वायरस जो आया है, तो इसका मतलब आपके माइंड में फौरन आएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट कब से कब तक रही है। तो आप वो एमसीक्यू जिसमें से देखें, अब 1998 में तो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, 2000 में भी नहीं आई थी, 2018 में भी नहीं आई थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि 2018 और 2020 में 2018 और 20 में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी कि मे बी इमरान खान हो, इलेक्शन हुए हैं, ये सारा कुछ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इन दो एमसीक्यूज पे गौर करना है, क्योंकि अब पहले आपके पास थे 4 एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यूज में से 2 तो आपने पक्के कर लिए कि गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन 2 में से आपने सही करना है। तो आप ये सोचोगे कि जो डिजीज़ ये फैली है, कोरोना वायरस जो आया था, ये ज़्यादा चांसेस इसके जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट जैसे ही आती तब तो नहीं हुए थे, थोड़ा टाइम 1-2 साल लगे हैं। तो इसका मतलब आप सही एमसीक्यूज की तरफ जाने लग जाओगे, और आप क्या लगाओगे, आप बेशक इस पे तुक्का ही लगा रहे 2020 पे, लेकिन ये आपका 100% ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चारों एमसीक्यूज में से आप सोचते हैं कि कौन सा एमसीक्यूज सही है, तो तुक्का लगाते तो मे बी आपका 50-50 चांस होता, या आपका एमसीक्यूज गलत हो सकता था। लेकिन जब आप इस तरह से लगाओगे कि आप कुछ सोचो विचार के बाद लगाओगे कि कोई से 2 एमसीक्यूज को आप ढूंढ लें कि इनमें आपको कन्फ्यूजन है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, इन 2 एमसीक्यूज तो वो ढूंढे पहले सबसे कि जो बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी वो एमसीक्यूज ढूंढ ले 2 पहले कि जो आप सोचो कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, यानी जो मर्जी हो जाए, उनको आप रॉन्ग कर दें, यानी उनको सोचे अपने माइंड में गलत कर लें कि ये तो होने ही नहीं है। फिर आप क्या करें, फिर वो 2 एमसीक्यूज देखें आप जो आपको लगता है कि ये हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, उनमें से एक पे आप जो है वो तुक्का लगाएंगे तो आपका एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आज की जो एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बतानी थी वो बता दी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।